उम्मीद है सभी लोग आ गए। अभी अभी बायो का क्लास छुट्टी होगी, तभी मैं 10 मिनट लेट आता हूँ ताकि बायो के बाद थोड़ा सा तुम लोग 1 नंबर 2 नंबर निपट लो, है ना। तो आज जो है अपन लोगों का मोल कॉन्सेप्ट पे लेक्चर नंबर 2 है, और आज मैं पूजा पाठ करके भी आया हूँ। ऊपर वाले से दुआ है कि आप सभी लोगों का जिसने जैसी मेहनत करी हो उसको वैसा भगवान फल दे, और आपने जो चाहा हो वो आपको मिले। जिस कॉलेज की तमन्ना आपकी हो वो कॉलेज आपको मिले। बस पढ़ते रहिए, अगले 2 महीने लगे रहिए, जुटे रहिए, और बिल्कुल भी हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। परेशान सभी लोग हैं, हर स्टूडेंट परेशान है। नीट और जेई का एक एक स्टूडेंट परेशान है, लेकिन उन परेशानियों में जो निकल के सामने आएगा बस बेटा उसी का सिलेक्शन होना है। इसलिए चलते रहो, पढ़ते रहो, कुछ कुछ पढ़ते रहो। और कल भी मैंने बोला था, मैं आज फिर बोल रहा हूँ, इधर उधर की चीज़ें पढ़ना बिल्कुल बंद कर दो। अपना फोकस अपने नोट्स पर, उस पर्टिकुलर चैप्टर पर जो भी टेस्ट पेपर लिए हैं मैंने उनको लगाना है। अगर क्वेश्चन लगाए कि और लगाने की इच्छा हो तो सीबीएसई या एम्स का अनसॉल्व लगा सकते हैं, राइट। अच्छा बेटा, मैं आपके 2 मिनट और लेना चाहूँगा, क्योंकि अभी नया नया है सारा मामला, तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो एक बात सुन लो, 8934880880 ये व्हाट्सएप नंबर है। इसे आप सेव करिए अपने मोबाइल में, बाय द नेम ओमेगा ऑनलाइन कोचिंग। देखिए बेटा, कोई भी काम करने में थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। अब फटाफट 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 कुछ नहीं हो जाता है, थोड़ा समय लगता है, भड़बड़ाया नहीं जाता है। आप ये मान लीजिए कि आप जब इस ओमेगा के ऐप को डाउनलोड करेंगे तो एटलीस्ट 30 मिनट का समय लेके करना। 30 मिनट का समय तो लगेगा ना यार, एक ही बार तो लगेगा, ठीक है। अब देखो, आपने जब ये नंबर सेव कर लिया, ठीक है, तो इस नंबर पे आप मैसेज करोगे हेलो। क्या करोगे? हेलो। जब आप ये मैसेज करोगे ऑटोमेटिक आपके पास यहां से एक लिंक आ जाएगा, व्हाट्सएप नंबर पे एक लिंक आ जाएगा। इसमें 2 लिंक होंगे। नीचे वाला लिंक से आपको ऐप डाउनलोड होगा, इस ऐप में जो कुछ जानकारी पूछी जाए उसे भर दीजिएगा, जो कुछ पूछा जाए। उसके बाद वापस से अपने व्हाट्सएप इसी पर आइएगा और दूसरे लिंक को क्लिक करिएगा। इस दूसरे लिंक में गूगल फॉर्म है, इस गूगल फॉर्म को भरिएगा, इसको सबमिट करिएगा। जैसे सबमिट करोगे आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा लाइव क्लास का। ओके, मैं 2 मिनट ले रहा हूं क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। ध्यान दो बेटा, जब आप ऐप डाउनलोड करोगे यहां पर भी आपसे पासवर्ड मांगेगा। वो पासवर्ड आपको खुद बनाना है, वो आपका पासवर्ड है, ऐप का पासवर्ड है, ठीक है। तो यहां पर जो पासवर्ड है वो खुद बनाना है, ठीक है। तो आपने इस नंबर पर हेलो भेजा, आपको लिंक आ गया। इसमें 2 लिंक होंगे, पहले नीचे वाला लिंक दबाना, उससे ऐप डाउनलोड होगा। ऐप में अपना पासवर्ड खुद जनरेट करना, वापस से इसी लिंक पर आना, ऊपर वाली लिंक को दबाना, गूगल फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को पूरा भरना और उसको सबमिट करना। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे कुछ देर बाद आपको लाइव क्लास का ओमेगा कोचिंग की तरफ से पासवर्ड मिल जाएगा, और इस पासवर्ड की हेल्प से आप ओमेगा
ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोचिंग में लाइव क्लासेस को देख सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। और सुन लो, कोई भी मिस्टेक आपसे हो जाए, ये सब करते समय कोई मिस्टेक हो जाए, मान लो आपसे ऐप की लिंक, ऐप में कुछ मिस्टेक हो गया है, तो आप ऐप लिखकर भेज दो इसी नंबर पे। जैसे ही आप ऐप लिखकर भेजोगे, आपके व्हाट्सएप पर ये वाली लिंक आ जाएगी, ये वाली लिंक आ जाएगी, आप ऐप डाउनलोड कर लो। मान लो फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई है, आप इसी नंबर पे फॉर्म लिखकर भेज दो, ये वाली लिंक आ जाएगी। मान लो तुमने सब कुछ कर दिया है, फिर भी पासवर्ड नहीं आ रहा है, तुम इसी नंबर पे पास लिखकर भेज दोगे, तो अगर तुम्हारा फॉर्म सही भरा होगा तो पासवर्ड आ जाएगा, और सही नहीं भरा होगा तो फिर से यही लिंक आपको मिल जाएंगी। ठीक, मान लीजिए आपको ओमेगा ऐप पर जो स्टडी मटेरियल है, जो पीडीएफ की फाइल है, जैसे कल मैंने मोल कॉन्सेप्ट की सीट दी थी, वो नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो आप इसी नंबर पर पीडीएफ लिखकर मैसेज कर दोगे, खटाक से सारे की सारी पीडीएफ बायो की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की आपके सामने आ जाएगी। ओके, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और देखना। ठीक है, चलिए आपके 2 मिनट लिए। अब मैं अपनी क्लास आराम से करना, धैर्य के साथ, बड़बड़ाना नहीं, समय लगता है हर काम में। चलो, क्या बेटा, अभी बड़ा शुरुआत है ना, तो 1-2 दिन में थोड़ी परेशानी होती है बच्चों को, परेशान मत होना तुम लोग, ठीक है। अच्छा सुनो बेटा, मैं उम्मीद करता हूं, कल तो पहली क्लास थी, सादा आपको शेड्यूल नहीं मालूम था, आज दूसरी क्लास है। हमारे सभी स्टूडेंट मोल कॉन्सेप्ट और वॉल्यूमेट्रिक के नोट्स अच्छे से पढ़कर आए होंगे, और मैंने जो मोल कॉन्सेप्ट की सीट दी है वो सीट आप लगाकर आए होंगे। फटाफट फटाफट मैं सारे क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूं, मेरे साथ जुड़िए और इन सवालों का लुत्फ उठाइए, आनंद उठाइए। राइट, आइए, जो कॉन्सेप्ट कल नहीं बताए थे, अब वो कॉन्सेप्ट भी आएंगे आज, तो उनको भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलो, क्या बेटा, हाँ ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जानबूझकर वॉल्यूमेट्रिक का सवाल डाल दिया था, ताकि एक क्वेश्चन मैं रेडॉक्स टाइट्रेशन पे आपको करा सकूं। द क्वेश्चन इज, हमारे पास एक मिक्सचर है फेरस ऑक्जेलेट, फेरिक ऑक्जेलेट, फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट। ये हमारे पास बेटा एक मिक्सचर है जिसमें इन चारों लोगों का 1 मोल पड़ा हुआ है। ये एक मिक्सचर, राइट, दिस इज अ मिक्सचर। अब क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है कि इस मिक्सचर को हमने टाइट्रेट किया, और इसको पूरा खत्म कराने के लिए बताइए KMnO4 के एसिडिक मीडियम में कितने मोल्स लगेंगे। दिस इज द क्वेश्चन। हमारे स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं, जब कभी भी मिक्सचर का कोई क्वेश्चन होता है, विकास पोरवाल हमेशा कहते हैं आपका सबसे पहला काम होगा हु इज द एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट हम उन्हें कहते हैं जो डाले गए रिएजेंट से, डाले गए सब्सटेंस से रिएक्शन करेगा। हमारे छात्रों को मालूम है कि KMnO4 इन एसिडिक मीडियम इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्ट अ सॉल्ट टू एक सॉल्ट एंड ऑक्जेलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल फेरस टू फेरिक। +2 को +3 में ऑक्सीडाइज कर दिया, देखिए चली गई है, और +3 को +4 में
ऑक्सीडाइज कर दिया। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है, और भी काम होते हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अब सॉल्ट को एक में ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्जेलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करता है। अब देखिए बेटा, दिस इज फेरस ऑक्सीलेट Fe+2 C+3, यस। फेरस को फेरिक में बदलेगा, ऑक्जेलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा, यस। दिस इज द एक्टिव कंपोनेंट, क्योंकि ये KMnO4 से रिएक्शन करेगा। फेरिक ऑक्जेलेट Fe+3, ऑक्जेलेट में कार्बन क्या है +3, तो फेरिक तो रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन इसमें उपस्थित एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो सकता है, इसलिए इसको भी हम क्या मानेंगे, एक्टिव कंपोनेंट मानेंगे। फेरस सल्फेट, फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज करेगा, दिस इज आल्सो द एक्टिव कंपोनेंट। लेकिन यहां पर देखिए फेरिक है और फेरिक को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कराया जा सकता है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे काम का ये है और ये। मतलब जब आप KMnO4 को डालेंगे तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट इन तीनों के ग्राम इक्विवेलेंट के समेशन के बराबर होगा, और यही होता है ग्राम इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। जब दो लोग एक दूसरे को 100% खत्म करते हैं तो उन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट हम आपस में बराबर कर देते हैं, इसलिए हम लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्जेलेट प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरिक ऑक्जेलेट प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरस सल्फेट बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। ओके, जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े हुए हैं, जिन्होंने मुझसे वॉल्यूमेट्रिक प्रिंसिपल पढ़ा है, उन्हें मालूम है कि ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के 5 रास्ते होते हैं। कितने रास्ते होते हैं? 5 रास्ते होते हैं। जो हमसे पढ़े हैं वो अपने मन में उन 5 रास्तों को रिवाइज करें। मैं यहां पर सिर्फ एक रास्ते को बता रहा हूं। जब किसी के मोल दिए जाते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। ओके, तो अपन को क्या करना है, इन सभी के मोल्स में इनके वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। कुछ टीचर्स वैलेंस फैक्टर को n फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। इन सभी के मोल्स को इनके वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आपके सामने होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम इनका वैलेंस फैक्टर कैसे निकालें, तो मेरे स्टूडेंट जानते हैं, ये मेरी ट्रिक है, और इस ट्रिक को मैं आपके सामने ला रहा हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट का वैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं। किताबी भाषा का इस्तेमाल मत करिए, पोरवाल टेक्निक लगाइए। सिंपल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाई IC। अब जिन बच्चों ने मुझसे नहीं पढ़ा है वो सोच रहे होंगे सर ये IC क्या होता है। IC का मतलब होता है इनर कॉफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको किसी रिएक्शन में ऐसे लिखा मिला है, मान लीजिए, तो दिस इज बैलेंसिंग कॉफिशिएंट या आउटर कॉफिशिएंट एंड दिस इज इनर कॉफिशिएंट। तो जब भी किसी का वैलेंस फैक्टर हम लोग निकालेंगे तो सिंपल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाई IC करेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल आइए बेटा पहले देखते हैं फेरस ऑक्जेलेट को। फेरस ऑक्जेलेट को KMnO4 बदल देगा फेरिक में और कार्बन डाइऑक्साइड में। सब ध्यान देखेंगे बेटा, सब लोग, जगह कम पड़ रही है, छोटा छोटा लिखूंगा। अब ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा, ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा, तो दोनों का वैलेंस फैक्टर हम इस टेक्निक से निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो इस कंपाउंड का वैलेंस फैक्टर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आयरन के रेस्पेक्ट में वैलेंस फैक्टर क्या होगा, सिंपल चेंज मल्टीप्लाइड बाई IC
1। ओके, जगह नहीं है, ये ऐसे कर रहा हूं। कार्बन के केस में देखो, सिंपल चेंज आया 1 का, आईसी कितना है 2, तो F1 आ गया 1, F2 आ गया 2, दोनों को जोड़ दो तो इसका वैलेंस फैक्टर आ गया 3। एम राइट। एक एग्जांपल मैं और करा दे रहा हूं, जगह का दिक्कत है, ये रब कर दूं, ये रब कर दे रहा हूं, ये रब कर दे रहा हूं बेटा। एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं। जब मान लो हमने आपको दे दिया फेरिक ऑक्सलेट, फेरिक ऑक्सलेट को KMnO4, फेरिक को तो टच भी नहीं करेगा, बस ऑक्सलेट को ऑक्सीडाइज करेगा CO2 में, +3 से +4 जा रहा, सिंपल चेंज हुआ 1 का। आईसी कितना है देखिए, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो गया 6। उसी प्रकार से आप FeSO4 का भी निकाल सकते हैं वैलेंस फैक्टर। फेरस सल्फेट को ये ऑक्सीडाइज करेगा, फेरिक सल्फेट में सिंपल चेंज हुआ 1 का, आईसी कितना है 1, तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो गया 1। बेटा जो क्वेश्चन लगाना हो लगा लो, गलत नहीं हो सकता, राइट। कुछ स्पेशल केस बनते हैं, देखिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो केस भी मैंने क्लास में करवा रखे हैं जहां पर ये टेक्निक थोड़ा सा डेविएशन शो करती। अच्छा, अब बात आ रही है KMnO4 के बारे में, तो वो भी देख लीजिए। KMnO4 का वैलेंस फैक्टर, लर्निंग ट्रिक है, बना 135। जोर से बोलो, बना 135। एसिडिक मीडियम में वैलेंस फैक्टर 5 होता है, न्यूट्रल मीडियम में वैलेंस फैक्टर 3 होता है, बेसिक मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में वैलेंस फैक्टर 1 होता है। लेकिन मेरे स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं, अगर बेसिक मीडियम भी बोला जाए तो आप उसको मानेंगे क्या, न्यूट्रल। अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में एल्कलाइन मीडियम लिखा हुआ है, बेसिक मीडियम लिखा हुआ है, तो भी आप उसका वैलेंस फैक्टर मानेंगे 3। अब बच्चे सवाल ये करते हैं, तो ये फर्जी में पढ़ा रहे हो का? नहीं, ये फर्जी में नहीं। अगर क्वेश्चन में स्ट्रांगली एल्कलाइन मीडियम बोला जाए, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम बोला जाए, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज आप 3 का इस्तेमाल ही करेंगे। यस, आपका आंसर आपके सामने। आइए, N1 फेरस ऑक्सलेट का वैलेंस फैक्टर कितना आया है 3, प्लस N21 फेरिक ऑक्सलेट का वैलेंस फैक्टर कितना आया है 6, प्लस N31 फेरस सल्फेट का वैलेंस फैक्टर 1। KMnO4 के मोल निकालने हैं, एसिडिक मीडियम में वैलेंस फैक्टर होता है 5, तो 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10/5 2, तो N की वैल्यू आ गई 2 मोल। दिस इज योर आंसर। ओके, तो कभी भी अपन लोग OA या RA का वैलेंस फैक्टर निकालेंगे, सिंपल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाई IC। गॉट इट? नेक्स्ट, आफ्टर दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा, मैं एक बात और बोलना चाहता हूं। मेरा मेन मोटो क्रैश कोर्स का आप जानते हैं क्या है। मुझे मेनली अपने छात्रों को, बड़े बच्चों के मैसेज आते हैं, सर ऑर्गेनिक रिएक्शन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एल्केन टू एरोमेटिक में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मेरा क्रैश कोर्स कराने का मेन मुद्दा बस यही है कि मैं आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शन अच्छी कर सकूं, एल्केन टू एरोमेटिक अच्छा कर सकूं। लेकिन लगे हाथ आप ये सब भी कर ले रहे हैं, तो ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2। 10 ml of C3H8 was burnt with 100 ml of oxygen। मैंने कल ही आपको बताया था CXHY प्लस X प्लस Y/4 O2 बराबर XCO2 प्लस Y/2 H2O।
ये मेरे किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि ये लिक्विड माना जाता है जब तक कि एग्जामिनर खुद ना बोल दे वेपर फेज। ओके, आपके पास क्या है? आपके पास 10 ml प्रोपेन है जिसको हम जला रहे हैं 100 ml ऑक्सीजन के साथ। क्वेश्चन पूछा है द वॉल्यूम ऑफ O2 रिमेन, वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट O2 is x ml and volume of CO2 is y ml। तो आपसे एग्जामिनर ने पूछा है x और y की वैल्यू बताइए। मैंने कल भी आपको बताया था, अगर क्वेश्चन में बचा हुआ ऑक्सीजन दे दिया जाए तो समझ जाइएगा ऊपर जो ऑक्सीजन दिया गया है वो 100% कंज्यूम नहीं होगा। बेटा सुनो ना, सुनो तो। अबे अगर इस क्वेश्चन में ये बची हुई ऑक्सीजन के बारे में ना कुछ पूछता ना कुछ बताता तो भी हम डंके की चोट पर कह सकते थे कि ऑक्सीजन 100% कंज्यूम नहीं हो रहा है। आप खुद देखिए, 1 ml कंज्यूम होगा तो 5 ml O2 कंज्यूम होगा। अगर 10 ml को जलाना है तो 50 ml O2 कंज्यूम होगा, जबकि आपको दिया क्या गया है 100 ml। तो यहां पर तो दूर से दिखाई पड़ रहा है कि ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं हो रहा है। ओके, स्कैन मैंने कल ही आपको बताया था, हाइड्रोकार्बन आर ऑलवेज लिमिटिंग रिएजेंट, 100% खत्म हो जाएंगे। 1 ml जाएगा तो 5 ml चाहिए, 10 ml जाएगा तो 50 ml चाहिए, शेष बच गया 50 ml। 1 ml जाएगा तो 3 ml बनेगा, 10 ml जाएगा तो 30 ml बनेगा। वो लिक्विड है, लिक्विड को लेने की कोई जरूरत नहीं। तो बची हुई ऑक्सीजन X बराबर आ गया 50 ml और CO2 का वॉल्यूम Y बराबर आ गया 30 ml। दिस इज योर आंसर। थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी अच्छे क्वेश्चन इसी सीट में मैंने डाल रखे हैं इडियोमेट्री के ऊपर। ध्यान रखिए बेटा, मैंने उन क्वेश्चनों को क्रैश कोर्स में नहीं लिया है जो क्वेश्चन आप दसियों बार लगा चुके हो, जो आपकी आत्मा में शामिल है। मैं इस क्रैश कोर्स में उन पॉइंटों को डिस्कस करूंगा जिसमें आप कंफ्यूज रहते हैं, उन क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा जिसमें आपको डर लगता है। हाँ, ऑर्गेनिक जब पढ़ाऊंगा एल्केन टू एरोमेटिक तो वहां पर पूरा डिस्कशन करने का मेरा प्रयास रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अच्छा आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इज द डिग्री ऑफ हार्डनेस। देखिए, ओके देखिए, आप लोग को मालूम है हार्ड वाटर क्यों होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट हैं, सल्फेट हैं, इनके कारण पानी हार्ड हो जाता है। तो सवाल ये उठ रहा है, पानी कितना हार्ड है? इस चीज को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ हार्डनेस, विच इज कैलकुलेटेड वॉल्यूमेट्रिकली विद द हेल्प ऑफ इडिटा। इडिटा इज ए हेक्साडेंटेड, इज ए चिलेटिंग लीगेंड। हार्डनेस ऑफ वाटर को मेजर करने के लिए हम इडिटा का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा अंदर ना जाते हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे विकास पुरवाल की ट्रिक। डिग्री ऑफ हार्डनेस कभी भी निकालना है, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट CaCO3 इन ppm। खत्म। What is degree of hardness? It is concentration of CaCO3 in ppm। और मेरे स्टूडेंट जिन्होंने वॉल्यूमेट्रिक पढ़ी है वो जानते हैं ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख का मतलब होता है 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 पार्ट सॉल्यूशन में कितना पार्ट सॉल्यूट का है, दैट इज कॉल्ड ppm। फॉर डिटेल डिस्कशन आप देखिए जाके वॉल्यूमेट्रिक प्रिंसिपल। मैं सीधे लिखूंगा फार्मूला,
वेट ऑफ सॉल्यूट, इस समय सॉल्यूट क्या है, CaCO3 अपॉन वेट ऑफ हार्ड वाटर इंटू 10 की पावर 6। दैट्स इट, दैट्स इट। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने बोला 10 की पावर 6 पार्ट सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट होता है दैट इज कॉल्ड ppm। सर आपको यहां पे सॉल्यूशन लिखना चाहिए, आपने यहां पे सॉल्वेंट लिख दिया। बेटा ppm वाली जो कंसंट्रेशन होती है इट इज फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होगी, तो क्या तुम ये नहीं कह सकते हो सॉल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट तो ना के बराबर है ना। इसलिए पीपीएम के केस में नीचे चाहे आप सॉल्यूशन लिखिए चाहे आप सॉल्वेंट लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुनिए, अब बेटा देखो कभी कभी क्या होता है, ये बहुत ही इजी हो गया। अगर डिग्री ऑफ हार्डनेस पर बहुत ही छोटा क्वेश्चन एग्जामिनर को बनाना है, तो एग्जामिनर आपको सीधे CaCO3 का वेट देगा, हार्ड वाटर का वेट या वॉल्यूम देगा, और डिग्री ऑफ हार्डनेस आपसे पूछेगा। दन से रखो, दन से रखो, दन से आंसर आएगा। जब एग्जामिनर को बदतमीजी करनी होती है तो वो क्या करता है, CaCO3 का वेट आपको नहीं बताएगा। अगर वेट आपको नहीं बताया जाएगा तो आप पीपीएम में कंसंट्रेशन नहीं निकाल पाएंगे, और कंसंट्रेशन नहीं निकाल पाएंगे तो डिग्री ऑफ हार्डनेस आपको नहीं मालूम होगा। सुनिए पोरवाल ट्रिक, एक ट्रिक तो ये हो गई। चलो यार इसको ट्रिक का नाम नहीं देते, चल भाई नहीं देते। अब ये जरा देखिए ट्रिक, वेट ऑफ CaCO3 इन ग्राम। अगर CaCO3 का वेट आपको ना दिया जाए, बल्कि उसके स्थान पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के दूसरे सॉल्टों का वेट आपको दिया जाए, तो ध्यान दीजिए ये आप कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट पोरवाल फार्मूला 10 की पावर 2 इंटू मोल्स ऑफ कैल्शियम सॉल्ट जो आपको एग्जामिनर ने दिया है, प्लस मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट। आप डायरेक्ट इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट आपको CaCO3 का वेट पता चल जाएगा, और इस वेट को यहां पे रख देंगे तो डिग्री ऑफ हार्डनेस पता चल जाएगा। अब हमारे बच्चे सोच रहे होंगे सर यहां पे 10 की पावर 2 कैसे आया। एक्चुअली बेटा CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 100, इसलिए यहां पर आता है 10 की पावर 2। बेटा जो सवाल लगाना हो डिग्री ऑफ हार्डनेस पर लगा लीजिएगा, इसी से सॉल्व होगा। राइट, आई फॉर एग्जाम्पल आपने लिख लिया होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा था हमारे पास हार्ड वाटर है 100 ml। इस हार्ड वाटर में क्या क्या है, इस हार्ड वाटर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट है 0.81 ग्राम, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है 0.73 ग्राम। द क्वेश्चन इज बताइए इसका डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होगा। हमारे बच्चों के लिए यह सवाल एक चुटकी बजाने के बराबर है। आप देख लीजिए एग्जामिनर ने कैल्शियम कार्बोनेट का वेट आपको नहीं दिया है, आपको सर्वप्रथम ये पोरवाल ट्रिक लगानी पड़ेगी, कैल्शियम कार्बोनेट का वेट निकालना पड़ेगा, तब डिग्री ऑफ हार्डनेस आप निकाल पाओगे। तो आइए सॉल्व कर दें।
आइए सबसे पहले निकालेंगे वेट ऑफ CaCO3 इन ग्राम इज 10 की पावर 2। मोल्स ऑफ कैल्शियम सॉल्ट प्लस मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट, तो वेट इन ग्राम अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट कोई बताएगा है कितना? कर लो यार, 40 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 12 13 प्लस 16 तिहाई 48, 48 और 12 60, 60 और 1 61, 61 दूनी 122 और प्लस कर दो 40 162 प्लस मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट वेट इन ग्राम अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट, ये वैल्यू कितनी आ चुकी है 122 और मैग्नीशियम कितना होता है 24 146। राइट बेटा, इसको अंदर ले जाइए, कट गया 0.5 तो वेट ऑफ CaCO3 आ गया 1 ग्राम। हमें निकालना है डिग्री ऑफ हार्डनेस इज CaCO3 in ppm, that is the weight of CaCO3 upon weight of hard water। आपको वॉल्यूम दिया गया है, आपको मालूम होना चाहिए वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml, तो 100 में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वाटर का वेट आ गया इंटू 10 की पावर 6। सो द आंसर इज 10 की पावर 4 ppm। गॉट इट? सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको ट्रिक मालूम है हमारी, तो किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो डिग्री ऑफ हार्डनेस का आप कर सकते हैं। हमारे छात्रों ने हमसे एक क्वेश्चन डिग्री ऑफ हार्डनेस पर और समझ रखा है, एक और क्वेश्चन हम कॉपी पे कराते हैं, वो कॉपी पर आप जाकर देखिएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिए। किसी बच्चे को, चूंकि कमेंट ऑफ है, मैं चाहूंगा कुछ बच्चे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बोलें स्पीड मेरी तेज है, स्लो है या सही है। ओके, फास्ट, स्लो, ओके, प्लीज मुझे जरा व्हाट्सएप करें तो मैं उसी हिसाब से अपनी स्पीड मेंटेन कर लूं। स्पीड के बारे में बता दो। सही है, सही है। रिफात जिहान दीक्षा, ओके। वैष्णवी, यदुवेंद्र, आयुषी, सही है। प्रियंका, ओके। अचका जीम, ओके। तूबा, ओके। वारस सिद्दीकी, सुनील सिंह, बहुत बढ़िया, ठीक चल रही है स्पीड। थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। Next, the next question is, for the reaction N2 plus 3H2 is equal to twice NH3, this is the Haber's process। and मेरे स्टूडेंट ने 5th ग्रुप का वीडियो देख रखा होगा। हैबर प्रोसेस में आयरन वर्क एज कैटलिस्ट एंड मॉलिब्डेनम वर्क एज प्रमोटर, एंड दिस इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मैं कई बार बता चुका हूं, अगर स्टेट मेंशन नहीं है तो वो गैसियस स्टेट होता है। राइट, सवाल पूछा है, इनमें से किसमें हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट के तरह काम करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट के तरह काम करेगा। आइए, पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन है 56 ग्राम, हाइड्रोजन है 10 ग्राम। ओ हो माय गॉड, आप जानते हैं हमारे मोल कॉन्सेप्ट, हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम, इन सब चैप्टरों में वेट एट से कोई काम नहीं होता। हमें सर्वप्रथम अपने मोल को निकालना पड़ता है। आपने कल ही देखा, नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल है,
हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल के लिए हम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं। 14 दूनी 28 से डिवाइड करोगे तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 मोल। ये मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे काम का ये है। 2 से डिवाइड करोगे 5 मोल। ये मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे काम का ये है। लिसन टू मी, बहुत ही छोटी सी मिस्टेक देखिए। मैं देखता हूं अच्छे अच्छे बच्चे जिनके नंबर 500 आए हुए हैं, अच्छे अच्छे बच्चे एक सिली मिस्टेक क्या करते हैं, उनसे अगर पूछो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट बताओ तो वो मॉलिक्यूलर वेट बता देते हैं 3 × 1 × 2 बराबर 6। गलत। मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल का निकाला जाता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है, H2 या 3H2? दिस इज H2, सो द मॉलिक्यूलर वेट इज 2। ये तो बेटा बैलेंसिंग कॉफिशिएंट होता है जो रिएक्शन को बैलेंस करने का काम कर रहा है, बस। इसका बेटा मॉलिक्यूलर वेट में कोई रोल नहीं होता है। अमोनिया का अगर मॉलिक्यूलर वेट आपसे कोई पूछे तो इसका कोई रोल नहीं है। 14 और 3 17। ओके चल, अब देखो, हमारे स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। डाले हुए मोलों में उनके बैलेंसिंग कॉफिशिएंट से डिवाइड करिए। डिवाइड करने पर जो वैल्यू छोटी आ जाती है दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। याद रखिएगा, ये काम हम अपने दिमाग में करते हैं, कहीं पे लिखेंगे नहीं। 2/1 2 और 5/3 1.67, तो 1.67 छोटी वैल्यू है, सो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। इज इट क्लियर? मतलब पहले वाले ऑप्शन में हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आगे भी आप समझ गए होंगे। एक और करके दिखा दे रहा हूं, आंसर आपका यही हो गया। ठीक, एक और कर देगा। बी 35 ग्राम नाइट्रोजन एंड 8 ग्राम हाइड्रोजन। अगेन देखिए, वेट को दिया जा रहा, वेट से हम कोई काम नहीं करते, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे और इनका मोल हम निकालेंगे। 35 डिवाइडेड बाई 28 कितना आएगा? 35 डिवाइडेड बाई 28 1.25। ये किसी काम का नहीं है। 8 डिवाइडेड बाई 2 4। अब निकाली लिमिटिंग। 1.25 अपॉन 1 1.25, 4/3 1.33। नाउ द लिमिटिंग रिएजेंट इज नाइट्रोजन। सो इसी प्रकार से सी करिएगा, इसी प्रकार से डी करिएगा, आपका आंसर क्या होगा? ए। राइट। अच्छा, अब हमारे स्टूडेंट, ये छोटी सी बात है, मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहूंगा कि लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो 100% कंज्यूम हो जाता है, रिएक्शन के अंत में बिल्कुल भी शेष नहीं बचता। पॉइंट नंबर 2, लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो ये डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा और दूसरा रिएक्टेंट कितना बचेगा। मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आराम से नोट्स में जाकर आप पढ़िए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। जब तक मैं रब कर रहा हूं आप बताएंगे। मोल कॉन्सेप्ट में लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हमें रिएक्टेंट के मोल्स की जरूरत पड़ती है। उन मोल्स में उनके बैलेंसिंग कॉफिशिएंट से हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर जो वैल्यू निकल कर आती है उसे चेक करते हैं। जो वैल्यू छोटी होती है वही वाला रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। सवाल है, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना है। मान लिया उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में x ग्राम एटम कार्बन के हैं, y ग्राम एटम हाइड्रोजन के हैं और z ग्राम एटम नाइट्रोजन के हैं। 1 वॉल्यूम। आप जानते हैं बेटा, आपको याद होगा
मोल कॉन्सेप्ट में मैंने एक रूल नंबर 11 लिखवाया था। अब हो सकता है तो याद नहीं है रूल नंबर 11 था या 10 था। मोल कॉन्सेप्ट की जान था वो रूल जिस पर मैंने दसियों सवाल कॉपी पे करवाए थे, और इस पेपर में भी लगभग 3 से 4 सवाल उसी कॉन्सेप्ट पर मैंने दिए हैं। और वो पॉइंट था, इन ए मॉलिक्यूल एटम्स आर प्रेजेंट इन देयर मोलर रेशियो, नॉट इन देयर वेट रेशियो। जैसे ये मॉलिक्यूल आपसे क्या कहना चाह रहा है, कभी भी मॉलिक्यूल के अंदर आपको घुसना हो, मैंने क्या बोला, बोलो जहां बैठे हो बोलो, कभी भी मॉलिक्यूल के अंदर आपको घुसना हो तो याद रखिएगा रूल नंबर 11, इन ए मॉलिक्यूल एटम्स आर प्रेजेंट इन देयर मोलर रेशियो, नॉट इन वेट रेशियो। ये मॉलिक्यूल चीख चीख कर आपसे कह रहा है कि माय लॉर्ड, 1 mole of this molecule have X gram atom of carbon, Y gram atom of hydrogen and Z gram atom of nitrogen। हमारे बच्चे जानते हैं एटमों के मोल को हम ग्राम एटम के नाम से जानते हैं। क्लियर? सवाल बेटा ये हो रहा, हमने इसको जलाया, जलाने पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 2 वॉल्यूम प्राप्त हुई, वाटर वेपर, देख लीजिए एग्जामिनर ने वेपर बोल दिया है, डील करना पड़ेगा, 3.5 वॉल्यूम, और नाइट्रोजन गैस प्राप्त हुई 0.5 वॉल्यूम। बताइए इसका फार्मूला क्या होगा। आइए, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा कल ही आपको समझा दिया था। पूरा का पूरा कार्बन CO2 के रूप में बाहर चला गया, जितना कार्बन इसके अंदर होगा उतना ही कार्बन इसके अंदर होगा। कहने का मतलब जितने ग्राम एटम कार्बन के इसके अंदर होंगे उतने ही ग्राम एटम कार्बन के इसके अंदर होंगे, जितने ग्राम एटम हाइड्रोजन के इसके अंदर होंगे उतने ही ग्राम एटम हाइड्रोजन के इसके अंदर होंगे, जितने ग्राम एटम नाइट्रोजन के इसके अंदर होंगे उतने ही ग्राम एटम नाइट्रोजन के इसके अंदर होंगे। राइट? देखिए बेटा, एक वॉल्यूम में x ग्राम एटम कार्बन है, वॉल्यूम आपने एक ही ले रखा है, यहां पर एक वॉल्यूम में 1 ग्राम एटम कार्बन है, तो 2 वॉल्यूम में 2 ग्राम एटम कार्बन होगा। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी, x बराबर 2। राइट? एक वॉल्यूम में y ग्राम एटम हाइड्रोजन है, एक ही वॉल्यूम दिया गया, एक वॉल्यूम में 2 ग्राम एटम हाइड्रोजन है, तो 3.5 वॉल्यूम में 7 ग्राम एटम हाइड्रोजन होगा। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी, सो y इक्वल टू 7। सिमिलरली Z ग्राम एटम नाइट्रोजन, एक मॉलिक्यूल में 2 ग्राम एटम नाइट्रोजन है, तो 0.5 में कितना होगा, 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन। बराबर कर दीजिए, Z की वैल्यू आ गई 1। सो द फार्मूला इज C2H7N1। दिस इज योर आंसर। तो इन ए मॉलिक्यूल एटम्स आर प्रेजेंट इन देयर मोलर रेशियो, नॉट इन देयर वेट रेशियो। मैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 ना करवाकर मैं सीधे करवाना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। हटा रहे बेटा, समझिए क्वेश्चनों को। मैं आपके सिर्फ 1.5 घंटे लूंगा, पिछली क्लास में थोड़ा समय ज्यादा ले लिया था,
क्योंकि बीच में काफी गड़बड़ी हो गया था मामला। ठीक है, सिर्फ 1.5 घंटे लूंगा समय से, घड़ी से, 1.5 आवर ओनली, और बहुत कुछ आपको सिखा के जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक गैसियस हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन, कंबशन का मतलब ऑक्सीजन के साथ जलाया, आपको वाटर मिल रहा है 0.72 ग्राम और CO2 मिल रहा है 3.08 ग्राम। द क्वेश्चन इज व्हाट इज इट्स फार्मूला। ओके, लेट्स, जल्दी से बता दो क्या ये रूल नंबर 11 पर आधारित सवाल है? क्यों सवाल है ये? आपको इस फार्मूले को पता करना है, मतलब आपको एटमों का नंबर पता करना पड़ेगा, और जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर घुसा जाता है तो रूल नंबर 11 लगाते हैं कि इन ए मॉलिक्यूल एटम्स आर प्रेजेंट इन देयर मोलर रेशियो, नॉट इन वेट रेशियो। सुनना, जितना कार्बन इसके अंदर होगा उतना ही कार्बन इसके अंदर होगा, और जितना हाइड्रोजन का ग्राम एटम इसके अंदर होगा उतना ही हाइड्रोजन का ग्राम एटम इसके अंदर होगा। सहमत हो? अब देखना, हमें पता यह करना है कि 0.72 ग्राम वाटर के पास कितने ग्राम एटम हाइड्रोजन के हैं। सुनना, सबसे पहले मैंने वाटर के इस वेट में वाटर के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके वाटर का मोल निकाल लिया। कितना आएगा? 18 चौको 72। अब देखो, 1 मोल वाटर में 2 ग्राम एटम हाइड्रोजन है, तो इतने मोल वाटर में इतने ग्राम एटम हाइड्रोजन होगा, और जितना ग्राम एटम हाइड्रोजन इसके पास होगा उतना ही ग्राम एटम उसके पास होगा। तो Y की वैल्यू आ गई ये, राइट। इसके वेट में इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, इसका मोल आएगा मेरे ख्याल से, मुझे नहीं मालूम है, करिए बेटा। मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर लेता हूं समय बचे, आप कभी भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इट इज 7 × 10⁻⁻²। 1 मोल CO2 में 1 ग्राम एटम कार्बन है, तो इतने मोल CO2 में इतने ग्राम एटम कार्बन होगा। तो यहां से x की वैल्यू आ गई C H आई होप आपको ये रूल नंबर 11 पर आधारित दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया। हमेशा ध्यान रखिए, किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर घुसना है, एटमों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो रूल नंबर 11 लगाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बनाया हुआ मेरा ये रूल है, और बहुत इससे क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं, बहुत। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, आज आप लोगों को एक काम और करना है। देखिए, चूंकि आप लोग बड़ा सामने नहीं हो, तो आंखों से आंखें नहीं मिल पा रही हैं, आपसे हम पूछ नहीं पाते हैं कुछ भी। आज एक काम आपको ये करना है कि कमेंट बॉक्स में, सब ओपन है कमेंट बॉक्स, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो उसमें बताइएगा कि ये जो हमने न्यूमेरिकल चैप्टर को 2-2 दिन दिए हैं, एक दिन थ्योरी एक दिन क्वेश्चन, ये आपको कैसा लग रहा है? आप कैसा फील कर रहे हैं? आपको इससे बेनिफिट हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कि आपको ये खराब लग रहा है? आप जरूर बताइएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, कह रहे मैग्नीशियम फॉस्फेट के कितने मोल के पास 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। अरे जल्दी से बता दो, क्या मॉलिक्यूल के अंदर घुसना है? अगर अंदर घुसना है तो रूल नंबर 11 लगाना पड़ेगा। देखो ये मॉलिक्यूल चिल्ला चिल्ला के आपसे कह रहा है कि जज साहब मैं बेकसूर हूं, सामने होते तो बड़ा मजा आता। खैर अब क्यों बेकसूर हो ये नहीं बताएंगे। तो 1 मोल इस मॉलिक्यूल के अंदर 3 ग्राम एटम मैग्नीशियम का है, 2 ग्राम एटम फास्फोरस का है, 8 ग्राम एटम ऑक्सीजन का है। चर्चा ऑक्सीजन को लेकर की जा रही है तो हम भी चर्चा ऑक्सीजन को लेकर करेंगे कि 8 ग्राम एटम ऑक्सीजन प्रेजेंट है 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में। तो 0.25 ग्राम एटम ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा इतने मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में। सॉल्व कर लो, 8 तिहाई 24, 1 8 1 कम 8। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 अगेन बेस्ड ऑन रूल नंबर 11 कि इन ए मॉलिक्यूल एटम्स आर प्रेजेंट इन देयर मोलर रेशियो। HW लिखिए। इसी रूल पर आधारित एक क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। कैल्शियम नाइट्रेट, इसके अंदर x ग्राम कैल्शियम है, y ग्राम ऑक्सीजन है। फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y। ये को HW है और इस HW को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिए आपका आंसर क्या आ रहा है। अभी नहीं, क्लास के बाद। बेटा रूल नंबर 11 पर ही, रूल नंबर 11 पर देखिए 3 सवाल हो चुके हैं, 5, 9, 10। एक क्वेश्चन और है रूल नंबर 11 पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी रूल नंबर 11 पर ही आधारित है, करेंगे। एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर जिंक है 9.81 ग्राम, क्रोमियम है 1.8 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। मनोज तो चाय पिला बेटा, कहीं सरदर्द कर रहा है बहुत तेज। और ऑक्सीजन है 0.6 ग्राम एटम। अच्छा बेटा एक बात बताओ, जस्ट लिसन टू मी प्लीज। आपके क्वेश्चनों में बोला है 0.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो मुझे इतना बता दो कि मैं इसको ग्राम एटम क्यों लिख रहा हूं, ग्राम मोल क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि एग्जामिनर ने साफ साफ बोल दिया 0.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब
एटम का मोल दिया है, मतलब ग्राम एटम दिया है। अब देखना, एक सीधा सा जवाब है बेटा, इस मॉलिक्यूल का फार्मूला जो कुछ भी हो, ZnA, CrBOC, आपको मालूम है ये सब क्या है? ये सब इनके ग्राम एटम ही तो है, क्योंकि किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं वो ग्राम एटम मोलर रेशियो में होते हैं, वेट या नंबर के रेशियो में नहीं होते। तो आप देखिए, अगर मुझे जिंक का ग्राम एटम पता चल जाए तो ए की वैल्यू आ गई, क्रोमियम का ग्राम एटम पता चल जाए तो बी की वैल्यू आ गई, और इसका तो ग्राम एटम मालूम ही है, सी की वैल्यू तो 0.6 हो जाएगी। तो ए और बी निकालना है। आइए, वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट 65.5 डिवाइड करिए 9.81 divided by 65.5, it is 0.15 ग्राम एटम। नंबर दिया है, कल ही मैंने पढ़ाया, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, सो इट इज 0.3 ग्राम एटम, और उसका तो ग्राम एटम आपको दिया ही गया है। सो द आंसर इज Zn 0.15, Cr 0.3, 0.6। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 चौको 60, Zn Cr2O4। ओके, राइट डियर। चले, क्वेश्चन नंबर 5, 7, 9, 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 के बाद जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 8 में। क्वेश्चन नंबर 6 और 8। Question number 6. The average molecular mass of a mixture of gas. Okay, let's watch. Let's watch. बताए, देखो, मान लो गैस 1 और गैस 2 का ये मिक्सचर है। इसमें गैस 1 के N1 मोल है और गैस 1 का मॉलिक्यूलर वेट है M1। गैस 2 के N2 मोल है और गैस 2 का मॉलिक्यूलर वेट है M2। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया मॉलिक्यूलर वेट और मिक्सचर बताइए। जो छात्र हमसे पढ़े हैं वो अच्छे से जानते हैं, molecular weight of a gaseous mixture is equal to M1 N1 plus M2 N2 upon N1 plus N2। मतलब उस गैस के मॉलिक्यूलर वेट में उसके मोल से मल्टीप्लाई करते जाइए और टोटल मोल से डिवाइड कर दीजिए तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है। ध्यान दें सब लोग बेटा। या इस टोटल मोल को हम इंडिविजुअली डिवाइड कर दें। हुजूर जल्दी बता दो, किसी पर्टिकुलर गैस के मोल डिवाइडेड बाय बर्तन में उपस्थित टोटल मोल, दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। यस, आप इस फार्मूले को देखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस
into mole fraction of first gas plus molecular weight of second gas into mole fraction of second gas, ये फार्मूला भी आपको लिखा मिल सकता है molecular weight of mixture. Clear? So now we are going to solve the question number 6. क्या सवाल है? एक बर्तन है जिसमें नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसका मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट दिया है 36। द मिक्सचर कंटेन 280 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो बताइए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप समझ गए होंगे, बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है, कोई दम नहीं क्वेश्चन में। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस इनटू इट्स मोल। 280 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट 28 से डिवाइड कर दीजिए, मोल्स आ जाएंगे, प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकेंड गैस इनटू इट्स मोल अपॉन टोटल मोल। एम राइट? मुझे सवाल चूंकि याद है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो मोल्स ऑफ CO2 आएगा 10। हमने आपसे मोल नहीं पूछा, हमने आपसे वेट पूछा, तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वेट आएगा 440। दिस इज योर आंसर। यस, अभी 20 मिनट बाकी है हमारे पास। मैं सिर्फ 1.5 आवर ही आपका लूंगा, उससे 2-4 मिनट की बात नहीं करता, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लूंगा। मेरी बात ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना है हमको अपने नोट्स पर। साल भर में किसी भी रूप में मैंने टेस्ट पेपर लिया हो, किसी भी रूप में, उस टेस्ट पेपर पर अगर सवाल तुम्हें कम लगे टेस्ट पेपर लगाने के बाद, तो एम्स या CBSE का अनसॉल्व। राइट, नेक्स्ट। बायो की क्लास 6:30 पर छूटती है, इसीलिए बेटा हम 5 या 10 मिनट बाद आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सवाल बेटा कह रहा है, एक मॉलिक्यूल Ab2 है जिसके 5 मोल का वजन है इतना, और एक दूसरा मॉलिक्यूल A2B2 है जिसके 10 मोल का वजन है इतना। CBSE का सवाल है बेटा, ये सवाल तो नहीं है, इसी के जैसा सवाल CBSE ने पूछा है। तो सवाल आपसे पूछ रहा है, बताइए इस इंफॉर्मेशन के आधार पर व्हाट इज द मोलर मास, एटॉमिक वेट A का निकालना है और एटॉमिक वेट B का निकालना है। कोई क्वेश्चन में दम नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ा रखा था। आइए एक बार आपको रिवाइज कराएं। मुझे खुशी है इस बात की कि मोलर मास मेरे बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जब एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं, देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास, यूनिट हो जाएगी ग्राम पर मोल। राइट, सुनिएगा बेटा मेरी बात जरा। कल आप लोगों ने हमसे पढ़ा 1 मोल
एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें बैठे लोगों का जो वजन होता है, जो वेट होता है, वो उनके मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट के बराबर होता है। अगर इस जगह पर 1 मोल एटम रखे हुए हैं तो इनका वेट एटॉमिक वेट के बराबर होगा एक्सप्रेस इन ग्राम, और अगर यहां पर मॉलिक्यूल रखे हुए हैं तो इनका वेट इनके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अब सुनना, क्या है बे, तेरे 5 मोल का वजन दिया है, अगर तेरे 1 मोल का मैं वजन निकाल लूं तो वो इसका क्या कहलाएगा, मोलर मास, बोले तो मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि 1 मोल का जो मास होता है किसी मॉलिक्यूल का, वही तो उसका मोलर मास कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो देखिए बेटा, 5 मोल का वजन है इतना, 100 1 मोल का वजन होगा इतना। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Ab2। ऑफ कोर्स बेटा हम लोग ग्राम में लिखते हैं, इन्होंने उसको किलोग्राम में बदल दिया है, नो इश्यू। आपसे आंसर भी वो किलोग्राम में चाह रहे हैं तो इसको ग्राम में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। 10 मोल का वजन है इतना, 1 मोल का वजन कितना होगा, और 1 मोल का जो वजन होता है वो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है। पहले ये बताओ इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, एक क्लियर। अब जरा एक दूसरा पहलू देखो, किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकालने का एक तरीका यह भी तो होता है कि उसके अंदर जो एटम उपस्थित है आप उनके एटॉमिक वेट को ऐड कर दो, तो भी तो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है। कहने का मतलब यह है बेटा, एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ बी करोगे तो भी यही वैल्यू आएगी। 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ बी करोगे तो ये वैल्यू आएगी। क्लियर? तो मैंने क्या लिखा, एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू दिस वैल्यू। ऑफ कोर्स आंसर किलोग्राम में है। 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ बी, तो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाएगा। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है। सॉल्व करिए। दूसरी वाली से पहली वाली को माइनस कर दो तो ए बराबर आ गया, ध्यान रखिएगा आंसर किलोग्राम में आएगा। ए की इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करिए तो 2b बराबर आएगा 20, तो b बराबर आएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस। ए का एटॉमिक वेट आ गया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और बी का एटॉमिक वेट आ गया 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम। इसीलिए बेटा मैंने इनको ग्राम में नहीं बदला, क्योंकि एग्जामिनर आपसे जो आंसर पूछ रहा है वो किलोग्राम में ही पूछ रहा है। सो 4th इज द राइट आंसर। तो देखिए बेटा कैसे, कितना खूबसूरत सवाल था। आप जरा इसकी ब्यूटी देखिए क्वेश्चन की, जस्ट लाइक टू कैटरीना कैफ। हमने मोल कॉन्सेप्ट की हेल्प से इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला और मॉलिक्यूलर वेट बराबर कर दिया समेशन ऑफ एटॉमिक वेट। 2 इक्वेशन बन गई, 2 अननोन थे, हमारा आंसर हमारे सामने आ गया। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था 1 मोल का जो वेट होता है वो एटॉमिक वेट अगर एटम है और मॉलिक्यूलर वेट अगर मॉलिक्यूल है होता है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 11, चलिए लास्ट में करा देंगे, पहले दूसरे क्वेश्चन करा दें, फिर लास्ट में 11 वाले को आराम से समय दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर। आपको मालूम है यार, मल्टीपल प्रोपोर्शन बहुत ही आसान होता है। दो एलिमेंट कंबाइन करके जब एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो वहीं पर बेटा मल्टीपल प्रोपोर्शन काम करता है। आप देखिए जरा, पहले वाले फार्मूले में ऑप्शन में 3 लोग हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मल्टीपल प्रोपोर्शन हो ही नहीं सकता। दूसरे वाले में भी 3 लोग हैं, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं हो सकता। तीसरे वाले में भी 3 लोग हैं, बेरिलियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन, मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं हो सकता। चौथे वाले में सिर्फ 2 लोग हैं, एन और ऑक्सीजन। सो द राइट आंसर इज 4। क्लियर? आइए, सारे सवाल अच्छे हैं, 11, 13, 14, 15, ये सारे चारों सवाल अच्छे हैं। हो गया हमारा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आइए, बताएं बेटा, तैयार हो? समय चाहिए रिलैक्स करने के लिए, रिलैक्स हो जाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जा रहे हैं। यही वो क्वेश्चन है बेटा, यही वो क्वेश्चन है जो रिसेंटली मैंने आपसे कहा था एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था। आईआईटी, एएमयू, एम्स और सीपीएमटी सभी एग्जाम में यह सवाल आ चुका है। उन्होंने एग्जाम्पल वूसाइड का लिया था, Fe.940, हमने चेंज कर दिया है सवाल SN 4.4408। चलो देखिए बेटा, पता नहीं क्यों टीचर्स यहां पे बच्चों को ट्रिक बताने का प्रयास करते हैं। मैं बिल्कुल भी अपने छात्रों को कोई ट्रिक नहीं बताना चाहूंगा। मैं कई बार कह चुका हूं, ट्रिक सिर्फ तब पढ़ी जाती है जब या तो आपको कंफ्यूजन हो किसी सवाल में, या फिर कोई क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा हो, हमें अपना समय बचाना हो तो ट्रिक पढ़ लो। यदा कदा ये सवाल पूछे जाते हैं, बेटा कॉन्सेप्ट से करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आइए देखिए बेटा, सवाल ने आपका एक काम बड़ा आसान कर दिया। सवाल ने आपसे पूछ लिया कि इस मॉलिक्यूल के अंदर Sn+2 और Sn+4 का रेशियो क्या होगा? हाँ, Sn+2 और Sn+4 का रेशियो। हाँ, एक्चुअली आपके सामने ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है, दिस इज ए मिक्स्ड ऑक्साइड। ये स्टेनस ऑक्साइड और स्टेनिक ऑक्साइड का मिक्सचर। अब क्वेश्चन ये आया कि गुरुजी आप ये बताइए, आप कैसे समझे कि ये मिक्स्ड ऑक्साइड है? उत्तर लीजिए, समझने की जरूरत ही क्या है। एग्जामिनर ने साफ साफ बोल दिया कि इसके अंदर Sn+2 और Sn+4 का रेशियो बताइए, मतलब इसके अंदर +2 भी है और +4 भी है, मतलब ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। और देखिए, अगर आप देखिए यहां पे दशमलव में लिखा हुआ है टिन के नीचे नंबर, तो यहां से पता चलता है कि इसके अंदर कोई एक टिन नहीं है, बल्कि एक से ज्यादा प्रकार के आयन उपस्थित है, तभी यहां पर फ्रैक्शन में आया है। अदरवाइज
फार्मूला या तो SnO बनता या फिर SnO2 बनता। और भी तरीका है पहचानने का कि ये मिक्स ऑक्साइड कैसे है। आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। जब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, गारंटी है बेटा ये 2 से 4 के बीच में आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर दशमलव में आने का यह मतलब ही होता है, फ्रैक्शन में आने का यह मतलब ही होता है कि वो एलिमेंट एक से अधिक स्टेटों में उपस्थित है। क्यों? ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन आने पर कैसे पता चलता है कि वो एलिमेंट एक से अधिक स्टेटों में उपस्थित है? उत्तर लीजिए। एक बात बताओ भैया, हमने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, चार्ज आएगा +1 -1। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, चार्ज आएगा +2 -2। 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, चार्ज आएगा +3 -3। क्या यह पॉसिबल है कि 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए? क्या यह पॉसिबल है 3.25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए? नहीं। इलेक्ट्रॉनों को दशमलव में, फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मतलब अगर ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ रही है तो यहां से यह प्रूफ होता है कि वो एलिमेंट एक से अधिक स्टेटों में उपस्थित है। तो एक तरीका यह भी हो गया। जैसे और देखिए जरा, Fe3O4, यहां पे जब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ये 8/3 आएगा, लगभग 3 दूनी 6 और 3 सत्ते की। ये देखिए 2.7। तो 2.7 का बेटा मतलब ही है कि इसके अंदर जो आयरन है वो Fe+2 भी है और Fe+3 भी है। सो दिस इज आल्सो ए मिक्स्ड ऑक्साइड, फेरो-फेरी ऑक्साइड है, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। और यही वो ऑक्साइड होता है बेटा जो आयरन का जब कंसंट्रेट HNO3 से ट्रीट करते हैं तो इसके ऊपर इसी ऑक्साइड की लेयर जम जाती है एंड इट बिकम पैसिव। इसी मिक्स ऑक्साइड की लेयर जम जाती है और ये पैसिव हो जाता है। खैर, वापस आइए। तो आज मेरे स्टूडेंट ये समझ चुके हैं कि किसी ऑक्साइड में हमें कैसे पता चलता है कि वो मिक्स्ड ऑक्साइड है या सिंपल ऑक्साइड है। बहुत तरीके पता करने के हैं। क्वेश्चन ने खुद ही पूछ लिया एक तरीका, एलिमेंट फ्रैक्शन में दिए गए हैं दूसरा तरीका, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ जाए तीसरा तरीका। ये 3 तरीके आपको बताएंगे कि ये मिक्स्ड ऑक्साइड है या सिंपल ऑक्साइड। ओके, आइए अब अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। देख रहे बेटा, अब सवाल ये था इसके अंदर +2 कितना है और +4 कितना है, ये हमें पता करना। देख रहे बेटा, एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूं? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 444 10 एटम कंबाइन विद 800 ऑक्सीजन एटम। हुजूर, मॉलिक्यूल के अंदर एटम किसमें होते हैं? ग्राम एटम के रेशियो में होते हैं। अबे एक बात बताओ, अगर नंबर के टर्म्स में देखें तो ग्राम एटम बराबर नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब जो रेशियो ग्राम एटम का होगा वही रेशियो नंबर का होगा, बिकॉज दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू। तो चाहे आप ये बोले ग्राम एटम के रेशियो में होते हैं, चाहे आप ये बोले एटम के रेशियो में होते हैं, वो सेम चीज है। ठीक, देखिए तो आप चाहे ऐसे बोल दीजिए 444 ग्राम एटम टिन कंबाइन विद 800 ग्राम एटम ऑक्सीजन, या आप ऐसे बोल दीजिए 444 एटम ऑफ टिन कंबाइन विद 800 एटम ऑफ ऑक्सीजन। एक ही बात है बेटा, इसका कॉन्सेप्ट एक लाइन का है और वो एक लाइन भी
मैंने कम से कम सैकड़ों बार आपको बताई है, सैकड़ों बार। याद करिए, मैं हमेशा कहता हूं सॉल्ट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज। बस बेटा यही फंडा हमें यहां लगाना होता है। दो सेकंड का सवाल है बेटा। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रैलिटी, टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। अब देखो बेटा, माना 4444 में एक्स एटम जो है +2 स्टेट में है, तो जाहिर सी बात है इतने एटम जो होंगे +4 स्टेट में होंगे। ऑक्सीजन सभी को मालूम है कि ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्साइड फॉर्म में ही होता है। आइए करें टोटल पॉजिटिव चार्ज। एक्स एटम पे +2 चार्ज है और इतने एटम्स पे +4 चार्ज है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ये आ गया और इतने एटमों पे -2 चार्ज है। हुजूर ध्यान रखिएगा, यहां पर चार्ज का साइन नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप ऊपर लिख चुके हो कि डबल बॉन्ड के राइट साइड पर नेगेटिव चार्ज है और लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव चार्ज है, तो साइन का कोई रोल नहीं है। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है। टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ऐसी की तैसी सवाल सॉल्व हो चुका है। 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 17, 4 चौको 16 और 1 17। ये इधर आएगा, कितना बचेगा? 176। +2 ये आ गए हैं, तो अगर ये नंबर हो गया है +2 का, तो +4 का नंबर क्या हो जाएगा बताओ बेटा? 14 में से 8 गया 6। ओके, 14 में से 8 गया 6, 13 में से 8 गया 5। नंबर आ गए बेटा दोनों के। जब दोनों के नंबर आ गए तो क्या रेशियो नहीं निकाल पाएंगे बेटा हम लोग? आपसे रेशियो पूछा गया है 10:2 to 10:4। यस, ये रेशियो आपको निकालना है। मोलर रेशियो आपसे पूछा गया, ध्यान रखिए। मोलर रेशियो का मतलब होता है नंबर का रेशियो, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो 88/356 मुझे याद है, लगभग 1/4। प्लीज सामने देखेंगे सब लोग, लिसन टू मी। आप सोच रहे होंगे सर तो कह रहे थे सवाल एक लाइन का है, हमें तो सवाल थोड़ा लंबा लग रहा है। तुम्हें लग रहा है क्योंकि हमने आपको पॉइंट वाइज पढ़ाया है। सवाल वास्तव में एक लाइन का ही था। आपको जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपके सामने जब सवाल आएगा तो नो टेंशन, हम सीधे लिखेंगे टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर टोटल नेगेटिव चार्ज। 444 एटम ऑफ टिन कंबाइंड विद 800 एटम ऑफ ऑक्सीजन। माना इसमें x एटम +2 वाले हैं, रिमेनिंग एटम +4 वाले हैं, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर टोटल नेगेटिव चार्ज। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। राइट? अगर ये सवाल आपको समझ में आया है तो HW करेंगे। HW इसमें आपको बताना है ये M+2 में है, +3 में है, दोनों का
परसेंट आपको निकाल के दिखाना है। ये SW का सवाल है। ठीक है, आप M लिखना चाहो M लिख लो। आपके एनसीईआरटी में ऐसे दिया है, एफ जैसे चाहो वैसे लिख लो, एक ही बात है। चूंकि मेरा समय हो गया है, मैं 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं लूंगा, इसलिए अब मैं सिर्फ एक सवाल और बताऊंगा, वो है क्वेश्चन नंबर 11। बाकी सवाल सिंपल है, आप कर ही लेंगे, तो 3 सवाल रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में डिस्कस करना चाहूंगा। हला दे, SW है ये। क्वेश्चन नंबर 11, इडियोमेट्री। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए बेटा, पेन कॉपी बंद, नजरें सामने। इडियोमेट्री क्वेश्चंस दुनिया के सबसे सरल क्वेश्चन। बस पोरवाल सर की 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा जो मैंने पिछली क्लास में आपको समझाई थी। इसको लेकर सावधानी बरतोगे, ऑक्सीजन को लेकर सावधानी बरतोगे। ठीक है, चलो भाई चालू करते। क्वेश्चन है, हमारे पास एक मिक्सचर है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 ml। हमने इसको कंबस्ट किया विद 80 ml ऑक्सीजन। लिसन टू मी, देखिए ये बात यूनिवर्सल बात है। जैसे कि मैंने अभी अभी बोला, मिक्सचर में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे बच्चों के दिमाग में आना चाहिए, हु इज द एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट हम उसे कहते हैं जो डाले गए रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता हो। कार्बन डाइऑक्साइड इज द लास्ट ऑक्सीडेटिव स्टेट ऑफ कार्बन। कितना प्यारा सवाल ऑर्गेनिक का आपके सामने आ गया। द लास्ट ऑक्सीडेटिव, द फाइनल ऑक्सीडेटिव स्टेट ऑफ कार्बन इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि यहां पे जो कार्बन होता है वो अपनी चरम सीमा पर होता है, अपनी मैक्सिमम स्टेट में होता है। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन, इसका फर्दर कंबशन नहीं हो सकता। इसलिए इस मिक्सचर में दिस इज द एक्टिव कंपोनेंट जो इससे रिएक्शन करेगा। तो CXHY प्लस X प्लस Y/4O2 बराबर XCO2 प्लस Y/2H2O। ध्यान दीजिए, वाटर के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो ये लिक्विड ही माना जाएगा। ठीक, अभी मान लिया 40 ml में, मान लिया AML मीथेन है, तो ये अंडरस्टूड हो गया। अगर इसमें AML मीथेन है तो CO2 कितना होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, सवाल पढ़ेंगे। अंडरगो कंप्लीट कंबशन विद 80 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो हो रहा है वो CH4 को जलाने में हो रहा है। लेकिन भैया अभी हमको ये तो मालूम ही नहीं है कि ये ऑक्सीजन कंप्लीट कंज्यूम होगा या थोड़ा सा शेष बचेगा। तो प्लीज बी अवेयर वाइल डीलिंग O2। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि ये पूरा खत्म हो रहा है या ये थोड़ा सा बच रहा है, मैं कुछ नहीं कह सकता। सवाल को आगे पढ़ना पड़ेगा। X ml ऑफ रिडक्शन इन वॉल्यूम वर ऑब्जर्व। अभी छोड़ो, अभी आगे बढ़ो भैया, आंटी को डील कर लो। बच्चे हैं कि पूरा खत्म हो गए हैं, डील कर लो पहले, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। When the final gaseous mixture was passed through alkaline pyrrolidol, एग्जामिनर ने
एल्केलाइन पायरेगेलॉल का यूज कर लिया। एल्केलाइन पायरेगेलॉल ये तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता। ओहो, इसका मतलब जब कंबसन हो चुका होगा तो बर्तन में ऑक्सीजन शेष बची है, इसका मतलब ये 100% कंज्यूम नहीं हुआ। यही मैं आपको पिछली क्लास में समझाना चाह रहा था। ओके, तो अब देखिए सवाल को दम नहीं बची, ये लिमिटिंग होगा, हमारे बच्चे जानते हैं। एक ml को जलाने के लिए 2 ml चाहिए, तो A ml को जलाने के लिए 2A चाहिए। एक ml जलेगा तो 1 ml बनेगा, तो A ml जलेगा तो A ml बनेगा। राइट, अब देखो बेटा, आगे मत बढ़िए, अभी कुछ सोचिए, कुछ करिए पहले। देखिए अभी अगर आप देखिए, अभी से इतना सवाल पढ़िए कि मेरे पास 40 ml ये मिक्सचर था जिसको 80 ml O2 के साथ जलाया। तो अब जरा तो सोचिए, अगर मैं इनिशियल वॉल्यूम पूछूं तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है? 40 ml ये मिक्सचर था, 80 ml O2 है। इनिशियल है वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 120 ml. And after combustion, फाइनल वॉल्यूम की बात करते हैं कि फाइनल वॉल्यूम क्या है। देखना बेटा, ये पूरा खत्म हो चुका है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये थोड़ा सा शेष बचा है, ये थोड़ा सा बन गया है, और पहले से CO2 इतना उपस्थित है, वो वॉल्यूम ऑफ CO2 और वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट O2 के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है? 40 माइनस A, पहले से बचा था A ml और बन गया, और वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट ऑक्सीजन कितना है? 80 माइनस 2A ml। आप देख सकते हैं, तो फाइनल वॉल्यूम आफ्टर कंबस्शन इज 80 और 40 120। ये देख, ये बेटा आपका इनिशियल वॉल्यूम था, ये बेटा फाइनल वॉल्यूम है। एग्जामिनर ने आपसे चीख चीख कर बोला कि आफ्टर कंबस्शन X ml रिडक्शन इन वॉल्यूम वर ऑब्जर्व। अच्छा, जलाने के बाद X ml वॉल्यूम कम हो गया, मतलब रिडक्शन इन वॉल्यूम आपको दिया है X, और रिडक्शन का मतलब होता है पहली वैल्यू बड़ी थी, बाद वाली वैल्यू छोटी है, तो पहली वैल्यू में बाद वाली वैल्यू को माइनस कर दें तो x बराबर आ गया 2A। राइट बेटा, एक बार मेरा कहना मान लो, मेरे मोल कॉन्सेप्ट की सीट में इडियोमेट्री पे मैंने 12-15 सवाल दिए थे। वो सवाल लगाना चाहो लगा लो, या ये सवाल लगा लो, एक बार बेटा समझ लो बस। इडियोमेट्री इज नथिंग, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे घर पे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बस उतना ही सरल। ठीक है, देखो बेटा, अब देखिए इनिशियल वॉल्यूम था, कंबस्शन के बाद फाइनल वॉल्यूम पता किया, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग रिडक्शन इन वॉल्यूम x था जो 2A आ गया। इतना हम लोग कर चुके हैं, बस बेटा आंसर आने में एक कदम की दूरी पर है। आगे बढ़े, व्हेन द फाइनल गैसियस मिक्सचर, ओहो हो, फाइनल फाइनल, और फाइनल में क्या है ये, व्हेन द फाइनल गैसियस मिक्सचर was passed through alkaline pyregalol, 20 ml reduction was observed. 20 ml reduction
हो गया। भैया जल्दी से बता दो, एल्किलाइन पायरेगेलॉल ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब ये जो 20 ml रिडक्शन हो रहा है ये एक्चुअली में ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा। तो यहां से निष्कर्ष आया कि वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट ऑक्सीजन इज 20 ml। जगह नहीं है मेरे पास, मैं यहां लिख रहा हूं। तो वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट ऑक्सीजन इज 20 ml, और मेरे बच्चे जानते हैं लेफ्ट ऑक्सीजन है 80 माइनस 2a बराबर 20। तो यहां से मेरे बच्चे देख सकते हैं a बराबर है 30। सारा काम हो चुका है, अब सिर्फ हमको आंसर बताना है। इन्होंने हमसे पूछा है द वैल्यू ऑफ x, और इन्होंने पूछा है वॉल्यूम ऑफ CO2 इन ओरिजिनल मिक्सचर। तो जल्दी बताओ बेटा, x की वैल्यू कितनी है? 2a के बराबर, मतलब 60। तो एक आंसर ये आ गया। और वॉल्यूम ऑफ CO2 इनिशियली कितना है? 40 माइनस a की वैल्यू है 30, 40 माइनस 30 बराबर। बेटा बिल्कुल क्रिकेट खेलने जैसा है इडियोमेट्री, अगर आपने ध्यान से सीखा है, रटने का प्रयास नहीं किया है। इट इज जस्ट इजी, जैसे कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं घर पर। दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 11। टाइम हो गया है। आगे के 3 सवाल अगर आपको ना आए तो आप हमसे ये सवाल व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम है, ओके। आज हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस करे। जो सवाल आपको डिफिकल्ट लगे हो घर पे जाके दोबारा लगाइए। जो 3 सवाल रह गए हैं ना आए तो मुझसे व्हाट्सएप पर पूछिए। आई होप आज आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट को, वॉल्यूमेट्रिक को, इडियोमेट्रिक को अच्छे से एंजॉय किया। अगला लेक्चर, कल तो मेरी क्लास है नहीं, परसों क्लास है। परसों का टॉपिक क्या है, कोई बताएगा? परसों का टॉपिक क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर और गैसेस स्टेट। अगर तुम अपने सिलेक्शन के प्रति सीरियस हो तो अब ये तुम्हारा कर्तव्य है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर और गैसेस स्टेट, ये दोनों चैप्टर परसों तक नोट्स अच्छे से पढ़ लेना, कसम है तुम लोगों को। और जो टेस्ट पेपर मैंने लिए हैं उन टेस्ट पेपरों के सवाल लगा लेना। राइट, परसों मिलेंगे विद द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके भाई, थैंक यू।